बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो रदरफोर्ड है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी इसी में है और इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स निकले थे वो हैं और फिर इसमें जो डिफेक्ट्स थे इस एक्सपेरिमेंट में जो खामियां थी वो भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अपनी बुक से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 जहाँ से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पेज ओपन कर लें और जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं आपको इसी तरह साथ साथ बुक के ऊपर मार्क करते जाइए और आपको बताते जाएं कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इंतहाई तवज्जो और ध्यान से एंड तक आपने इसे सुनना है ताकि सारे मेन पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे ऊपर स्टार्ट में जहाँ से ये डेट लिखी है 1911, इसके ऊपर हेडिंग दें आप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे लें कि हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी गई है कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इसलिए इसके ऊपर यहाँ इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें। In 1911, Rutherford performed an experiment. रदरफोर्ड ने एक तजर्बा किया था इन ऑर्डर टू नाउ दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। और इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, इस तजर्बे का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था इन ऑर्डर टू नाउ, ताकि हम जान सकें दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज किया गया है एंड प्रोटॉन्स को इन एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे होना चाहिए और प्रोटॉन्स को कहाँ पे होना चाहिए आगे हम पढ़ेंगे। प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर सर्कुलर पाथ यानी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हम आगे डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये जो इंट्रोडक्शन है बस यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट है। अब ये नीचे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर हेडिंग दें एक्सपेरिमेंट। ये मेन एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। आइए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अच्छा, डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक गोल्ड फॉइल सेंटर में पड़ी हुई है रिंग के अंदर और यहाँ उसके ऊपर बम्बारमेंट की जा रही है अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से तो आपको रेड कलर की एक रे ही नज़र आ रही है, स्ट्रेट जाके वो गोल्ड फॉइल को हिट कर रही है। और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ लाइंस जो हैं डायग्राम में आप देखते जाएं, कुछ लाइंस जो हैं वो वापस रिफ़्लेक्ट होके वापस आ रही हैं और बाकी मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो इस गोल्ड फॉइल के अंदर से गुज़र के वो पीछे जा रही हैं। ठीक है, तो यही बात वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो वापस आ जाते हैं और मैक्सिमम जो हैं वो इसमें से सीधे आगे गुजर जाते हैं। अच्छा जी, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ये बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने बम्बारमेंट की। अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस, ये गोल्ड फॉइल की थिकनेस जो है ये 0.004 सेंटीमीटर है। बम्बारमेंट किसकी की? विद अल्फ़ा पार्टिकल्स, इसके ऊपर यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की है। ही यूज्ड पार्टिकल्स, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इसने इस्तेमाल किए हैं इसने कहाँ से लिए थे? ऑब्टेन्ड, इसने इनको हासिल किया था फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम, यानी पोलोनियम को उसकी डिसइंटीग्रेशन करके वहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लियाई, असल में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं क्या? ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई हैं और दैट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज, और इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहा होगा, He लिखा हुआ है हीलियम,
और ऊपर डबल प्लस है, यानी इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर डबल चार्ज होता है और कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब क्या हुआ जब इसने बम्बारमेंट की, तो आगे वो बता रहा है मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू दी फॉइल। ज़्यादातर तो इस फॉइल में से सीधे ही गुजर गए, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। जो रेज है वो जाके जब हिट करती हैं तो वो इस गोल्ड फॉइल के अंदर से सीधी, ज़्यादातर रेज सीधी गुजर के जा रही हैं। ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे थे जो हल्के से मुड़ गए, यानी वो सीधे इसमें से गुजर के सीधे आगे नहीं गए बल्कि वो वापस मुड़ गए। बट 1 in 1 million, लेकिन कितने वापस मुड़े? 1 मिलियन में सिर्फ एक वापस आया। बट 1 in 1 million was deflected थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। और 1 मिलियन में से शायद एक था जो 90 डिग्री से भी ज़्यादा डिविएट कर गया, अपने असल रास्ते से मुड़ गया। फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ्स, बिल्कुल अपने सीधे रास्ते से। 1 मिलियन में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं गया बल्कि वो अपने 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा मुड़ गया। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया बल्कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और हर दफ़ा सेंटर में गोल्ड फॉइल ही नहीं रखी बल्कि डिफरेंट और फॉइल्स भी रख के चेक किया। ही यूजिंग थिन फॉइल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, उसने और एलिमेंट्स भी रखे यहाँ पर। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम ही आए। क्या रिजल्ट सेम आए हर मरतबा? कि ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो इसमें से स्ट्रेट गुजर गए, और 1 मिलियन में से जस्ट वन पार्टिकल था जो 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा ग्रेटर, जो है 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल के साथ स्ट्रेट पाथ से मुड़ गया। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसे सिमिलर रिजल्ट्स ही मिले हैं। और ये नीचे हेडिंग दी हुई है, रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, यानी इस एक्सपेरिमेंट से क्या नताइज क्या निकले, कंक्लूजन्स क्या निकले हैं। ये 3 कंक्लूजन्स हैं जो आपको मेन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट पे वो कह रहे हैं, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू दी फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से सीधे ही गुजर गए, वो मुड़े नहीं हैं। अनडिफ्लेक्टेड यानी बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर मुड़े, सीधे ही गोल्ड फाइल में से गुजर गए। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। कहते हैं फिर ये जो गोल्ड फाइल है इसके अंदर जो एटम है इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली था, इसलिए ये रेज जो हैं ये सीधी इसमें से गुजर गई हैं। यहाँ पर इसका मैस नहीं था ज़्यादा और ये प्लेसेस एम्प्टी प्लेसेस थी, इसलिए यहाँ से गुजर गई हैं ये रेज, ये पार्टिकल सीधे गुजर गए हैं। The deflection of a few alpha particles through angles greater than 90 degree shows that these particles shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged particles and the positively charged part of the atom। और कह रहे हैं कि ये कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो वापस आए हैं, इसका मतलब है कि हीलियम तो ऑलरेडी, ये पार्टिकल्स जो जा रहे थे हमें तो पता था ये पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, लेकिन जिस पॉइंट से ये वापस रिटर्न हो रहे हैं इसका मतलब है वहाँ पर भी जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, वापस भेज देता है। इसलिए ज़्यादातर तो इस गोल्ड फॉइल का हिस्सा एम्प्टी था, जो एटम है, एटम में इतना मैस नहीं था तो वहाँ से तो स्ट्रेट ही गुजर गई। लेकिन जिस पॉइंट पे आगे भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, उस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इन रेज़ को रिफ्लेक्ट करके वापस उस पॉइंट से भेज दिया। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी रेज़ वापस आती हैं, इसका मतलब है कि एटम का सारा जो है हिस्सा फुल पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, मैक्सिमम प्लेस वहाँ पे एम्प्टी होगी, खाली होगी, इसलिए ज़्यादातर रेज़ तो गुजर गई हैं। लेकिन जहाँ पर आगे पॉजिटिव चार्ज मौजूद था वहाँ से कुछ रेज़ वापस रिटर्न हो गई हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, मैसिव पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और जो बड़े पार्टिकल्स थे उनको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि वो पार्टिकल्स ही मैसिव थे, बड़े थे, इसलिए उनकी पावर भी ज़्यादा होगी, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए और वो सीधे ही वहाँ से गुज़र गए। अच्छा, ये तो 3 कंक्लूजन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। और फिर यहाँ से ऑन द बेसिस से है, इसके ऊपर हेडिंग दें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस,
ये जो एक पैराग्राफ है ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में है। इसके बारे में शॉर्ट सा उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है हमें। ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इनसे जो नताइज निकले हैं उसकी बुनियाद पर रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल फॉर एन एटम, उसने एटम के लिए एक नया मॉडल पेश कर दिया। ही प्रपोज्ड अ प्लानिटरी मॉडल, और उसने इसका नाम क्या रखा कि ये प्लानिटरी मॉडल है सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम की तरह ही है फॉर एन एटम। किसी भी एटम का ये जो मॉडल है इसका नाम उसने प्लानिटरी मॉडल रखा। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, और ये भी कहते हैं कि एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, और इसलिए ये एटम जो है ये न्यूट्रल हो गया है। The mass of an atom is concentrated in a very small dense positively charged region, और ये कहते हैं कि इसका ज़्यादातर मैस जो है वो एक बहुत ही कंसनट्रेटेड डेंस है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव एरिया है जहाँ इसका ज़्यादातर मैस है, क्योंकि साइड से तो सारा पार्टिकल सीधे सीधे गुजर गए, सिर्फ सेंटर में जहाँ पॉजिटिव चार्ज था, जहाँ उसका सारा मैस था, वहाँ से वो रिटर्न होके वापस आ रहे थे। ही नेम दिस रीजन एज न्यूक्लियस, और उसने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये इलाका जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पास करके नहीं जा सके, ये जो पॉइंट है ये इसका न्यूक्लियस है। अच्छा, यहाँ तक जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाता है। बाकी इससे आगे कोई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं हम, जो 2 लाइनें हैं वो भी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, और कहते हैं ये दरमियान में सर्कल है, इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि ये न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इनको वहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए एक सर्कल के अंदर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इनकी अट्रैक्शन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उसको बैलेंस किए हुए है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होके सीधा न्यूक्लियस में गिरते और वो सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता। यहाँ उन्होंने एक रीज़न ये भी बताई है, ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इसलिए रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसकी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको मेंटेन किए होता है कि इन्हें आपस में जुड़ने नहीं दे रहा होता। अच्छा, ये जितना भी एक्सपेरिमेंट था इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, इसमें कुछ खामियां भी हैं, ये नीचे डिफेक्ट्स बताए गए हैं। डिफेक्ट्स के 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके टोटल ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट्स हैं। अभी हम इसका चौथा पार्ट करने जा रहे हैं कि इसमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या खामियां थी। नंबर 1 क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, विल एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, वो लगातार एनर्जी खारिज करता रहता है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो लगातार एनर्जी खारिज करता रहता है। दस द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, इसलिए जो उसका सर्कुलर ऑर्बिट है वो छोटा होते होते, बहुत ही छोटा होते होते किधर चला जाएगा, अनटिल इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और आखिर में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इससे उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। ये एक इसका डिफेक्ट है। और सेकंड इस थ्योरी के अंदर डिफेक्ट ये है, इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, कहते हैं जो इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहा है, तो इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब हम उसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए फॉर एन एटम, उस एटम के लिए, बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन्ड। लेकिन डिफेक्ट ये है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनने की बजाय लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो ये थे डिफेक्ट्स, इसके 4 पार्ट्स हैं। एक तो सबसे ऊपर ये इंट्रोडक्शन है, ये तो बहुत छोटा सा है। मेन इसका ये एक्सपेरिमेंट है, फिर ये कंक्लूजन्स हैं सेकंड नंबर पे। फर्स्ट इसका जो मेन पार्ट है एक्सपेरिमेंट है, सेकंड नंबर पे कंक्लूजन्स हैं, थर्ड नंबर पे ये पैराग्राफ है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एंड फोर्थ नंबर पर हैं डिफेक्ट्स। अच्छा, तो
स्टूडेंट्स इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। इसमें से कोई एक पार्ट वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स क्या थे? सिर्फ़ हमें कंक्लूजन्स बता दें। तो अगर जस्ट कंक्लूजन्स उसने पूछे हैं तो फिर ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? और अगर ये पूछें कि रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे की, तो फिर ये जो पैराग्राफ है जस्ट आपने ये एक पैराग्राफ लिखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। या अगर वो पूछें कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में डिफेक्ट्स क्या थे, उसमें खामियां क्या थी, तो फिर ये 2 पॉइंट्स ही आपने लिखने हैं, यही 2 उसके अंदर डिफेक्ट्स थे, ठीक है? या अगर पूछें कि एक्सपेरिमेंट क्या उसने किया था रदरफोर्ड ने, तो देन शॉर्ट क्वेश्चन में है तो फिर आपने ये एक्सपेरिमेंट ही लिख देना है। या अगर इंट्रोडक्शन का पूछें तो ये स्टार्ट में जो लाइन है इंट्रोडक्शन की आपने ये बतानी है। नॉर्मली ये बहुत ही चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फेडरल बोर्ड में बहुत 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 मर्तबा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें, कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लें, इसको याद कर लें और बार बार लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें। ज़ुबानी याद करके इसको लिखें और फिर चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं किया आपने। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसका लेक्चर पहले ही बना दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है नील बोर, ये भी जिसका रदरफोर्ड था, इसी तरह ये भी सेकंड चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि आज अगर मैंने बता दिया तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो अभी न्यू हैं, आप वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस कर लें और इसका लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर दें ताकि वो भी ये वीडियो एक दफ़ा देख लें। इस तरह उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो वीडियो कमेंट में पूछ लें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कुछ फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपको आंसर कर दूँगा। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।